तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। यहां पे हम बात कर रहे हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहां पे हुआ? ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ। अभी 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। वो मैं आपको सारे बताता हूं। जैसे कि हरमिलन बेंस, इन्होंने वुमेन्स 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। ज्योति याराजी ने हर्डल रेस में गोल्ड जीता। तजिंदर पाल सिंह ने शॉर्ट पुटर में गोल्ड जीता। और जो एक सिल्वर आया वो अंकिता लेकर के आई है 3000 मीटर रेस में। अच्छा, यहाँ पे एक नाम पे मैंने नोट डाल दिया है, गुरवीर सिंह। एक्चुअली इन्होंने भी 3000 मीटर दौड़ में हमारे लिए गोल्ड जीता था, पर बाद में उनसे वो पदक वापस ले लिया गया, क्योंकि कहा गया कि लेन उल्लंघन नियम के कारण उन्हें यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो भारत ने यहाँ पे 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड रहे। मेडल टेली में अगर बात करें तो भारत 5वें स्थान पे है, आप देख सकते हो। और इसमें टॉप पे कौन रहा? तो चाइना टॉप पे रहा है, 8 गोल्ड है, टोटल 16 मेडल है उसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात करी है, थोड़ा ध्यान रखना है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। इसमें फाइनल खेला गया था भारत और थाईलैंड के बीच में। तो भारत यहाँ पे विजेता रहा, मतलब भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वुमेन्स जो चैंपियनशिप है उसमें भारत ने गोल्ड जीता है पहली बार। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, या आप यूं कहें कि वुमेन्स में ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। और अभी इन्होंने ही कतर ओपन चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? एलिना रबाकिना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं। और ईगा स्विटेक इन्होंने लगातार ये चैंपियनशिप को तीसरी बार जीता है, मतलब 3 बार से लगातार जीतती हुई आ रही हैं ये, तभी तो नंबर 1 टेनिस प्लेयर कहलाती हैं ये। कहाँ की हैं याद रखना, पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 फरवरी को। अब हर साल 18 फरवरी को ये वर्ल्ड व्हेल डे के रूप में नहीं मनाते हैं। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे रविवार को ये दिन मनाया जाता है, तो इस बार ये हमने 18 फरवरी को मनाया। ये बात ध्यान में रखना। पानी का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली होती है, आपको पता ही है। तो उसी के बारे में जागरूकता, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 17 फरवरी को मनाया गया। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। और इस बार की थीम क्या है? अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। अच्छा, इसी से संबंधित 2 दिवस मैं आपको और रिवाइज कराता हूं, ताकि आप कंफ्यूज न हो कभी। जैसे कि एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और नया दिवस हमने इसी तरह का मनाना शुरू किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ये हमने 2022 में ही मनाना शुरू किया था। ये जरूर याद रखना, 10 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तीनों मिलते जुलते दिवस हैं, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने ही सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज, उन्होंने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और नोट डाल करके याद रख लेना कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग के जो 63वें 63 नंबर का जो सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता ये पोलैंड देश करेगा। सामाजिक विकास आयोग, सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें तो यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है।
जो सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव ये हुआ है पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में, पहली बार हुआ है और इसमें चीफ गेस्ट थे अनिल कपूर। तो पहली बार हुआ इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न करवाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे? तो आंसर होगा ग्रीस। तो रायसीना डायलॉग बताओ इसका आयोजन कहाँ पे हुआ होगा? अरे भाई जहां पे रायसीना की पहाड़ियां हैं वहीं पे हुआ होगा, यानी कि नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ कब? 21 और 22 फरवरी 2024 को। और इसका आयोजन कौन करता है? ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा। 2024 में इसका ये नवा संस्करण हुआ और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है किर्याकोस मित्सोताकिस। और इसकी थीम भी याद रखना, थीम चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट। चतुरंगा आप याद रख लो, आपको याद रह जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। CMS COP 14, CMS मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए है ये सम्मेलन। अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसका एक नारा भी है, स्लोगन भी दिया गया, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। मैस्कॉट शुभंकर भी है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। अच्छा ये तो इसका 14वां सम्मेलन हो गया। पिछला जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और जो पहला वाला हुआ था वो 1985 में हुआ था कहाँ पे? बॉन, जर्मनी में। फिर बताइए अभी हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया? अब इसे नागी समझ के नागालैंड मत कर देना क्योंकि इसका उत्तर बिहार है। तो अभी बिहार के जमुई स्थित नागी पक्षी अभयारण्य में ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 मनाया गया। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। अच्छा, पक्षियों से संबंधित 2-3 दिवस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आप मनाते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो अभी लास्ट 2023 में आप देखोगे एक तो हमने 13 मई को और एक 14 अक्टूबर को मनाया था। एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को, और एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मार्च को मनाते हैं। गौरैया से आपको याद आया, अभी जो दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था उसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। वो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, और वो नई दिल्ली में हुए थे गेम्स और उसमें विजेता हरियाणा रहा था। अब बात, चलो फिर बताओ अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की। 2024 में ये इसका 11वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। तो कठपुतली की खूबसूरत कला के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कलाकार इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी 17 से लेकर 21 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे रिसेंटली, कुछ दिनों पहले ही, तो ध्यान में रखना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। वैसे जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी हुआ, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल हुआ, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार का आयोजन हुआ उड़ीसा में। बोनालू उत्सव का आयोजन ये तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना का एक बड़ा फेमस त्योहार है बथुकम्मा, फूलों का त्योहार जिसे कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया। अरुणाचल प्रदेश में भी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। याद रखना ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। वैसे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है। केर पूजा महोत्सव, इसका आयोजन हुआ त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल का आयोजन हुआ असम में। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये गोवा में हुआ था। और एंथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में आयोजन हुआ इसका। एक नाडा हब्बा, ये क्या है नाडा हब्बा? ये कर्नाटक का दशहरा मेला है। और बन्नी उत्सव का आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ 10-11 महोत्सव मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 50वां। तो अभी 2024 में
50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया गया। इस बार ये 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो कि 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। मध्य प्रदेश के ही कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हम देख लेते हैं। एक तो तानसेन महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, नमस्ते ओरछा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मिर्ची महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मांडू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है और एक अभी हमने देखा खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। हर घर जल योजना ये जल जीवन मिशन का ही हिस्सा है जिसका उद्देश्य है देश के हर घर में पाइप से जल कनेक्शन करवाना। कब शुरू हुआ था ये? 2019 में और इसका लक्ष्य क्या था? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ये एक ही है अब। और पहला जिला कौन सा बना था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। फिर आपसे पूछ रहे हैं दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जाक्सा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी तो नासा हो गई, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है और ये दोनों मिलकर अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। लिग्नोसैट ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग आकार का सैटेलाइट है जिसे इसी साल 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका उत्तर होगा 41। तो कौन सा इंडेक्स है? डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। और बात करें इसको जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। ये टोटल 167 देशों की सूची है, भारत 41 नंबर पर है। बात करेंगे टॉप पर कौन है? तो टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। और लास्ट ईयर बात करेंगे कि भारत की रैंक क्या थी, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम 2022 वाली जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 46 नंबर पे था और इस बार ये जो 2023 वाली अभी जो रैंकिंग आई है इसमें भारत 41 नंबर पर है। तो इंप्रूवमेंट दिखा है, 5 पोजीशन का 5 स्थानों का इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो कोई भी इंडेक्स आता है तो हमें 2-3 पॉइंट ही मुख्य रूप से ध्यान रखने होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है और उसमें टॉप पर कौन सा देश है। लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में देशों को 4 कैटेगरी में रखा जाता है। फुल्ली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी। मतलब जो सबसे खराब स्थिति वाले देश होते हैं वो इसमें आते हैं, सबसे अच्छी स्थिति वाले देश ये फुल्ली डेमोक्रेसी में आते हैं, ऐसे आप समझ लो। भारत की बात करें तो भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है और इसमें कहा गया कि दुनिया के केवल 8% पॉपुलेशन ही फुल्ली डेमोक्रेसी में आती है। अच्छा, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से एक दिवस भी आपको याद आएगा, लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम 15 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना। अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जिनका। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। कौन सी एक्सरसाइज है? मिलन एक्सरसाइज है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में ये इसका 12वां संस्करण हुआ है, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहां पे? विशाखापत्तनम में। ये एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज होता है। इस बार इसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। होस्ट कौन करता है? आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया। और पूछूं अगर पहली बार ये एक्सरसाइज कब आयोजित किया गया था? 1995। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, अभी इन्होंने इंस्पायर नाम से एक कार्यक्रम को लॉन्च किया अपने यहाँ पे। इंस्पायर ये सिक्किम में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है। फुल फॉर्म में आपको बता दूं इंस्पायर की, फिर इसका उद्देश्य, इसका काम मैं आपको बताऊंगा। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। तो क्या है इस पहल का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य?
तो राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। और पूछे अगर आपसे, 2-3 तरह के प्रश्न टेढ़े मेढ़े घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ इंस्पायर कार्यक्रम अभी किस राज्य में लॉन्च किया गया, सिक्किम आंसर कर दोगे। पूछे किस बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, तो वर्ल्ड बैंक आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक ने कितने की सहायता दी है, तो $100 मिलियन की। अब यहाँ पे 2 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक सिक्किम। वर्ल्ड बैंक से 2-3 पॉइंट याद रख लो। जैसे स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, हेड कौन है, अजय बंगा है जो भारतीय मूल के हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य में खान विभाग के द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई, तो आंसर होगा करौली। करौली ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तभी राजस्थान खनन विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरौली, टुडुपुरा और लिलोट में करीब 480 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। लौह अयस्क जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो आयरन और, क्या होता है ये, तो आप कह दो ये चट्टाने हो गई या खनिज हो गए जिनसे हम लोहा निकालते हैं, क्योंकि ये हम खोदते हैं तो प्योर आयरन की फॉर्म में तो मिलते नहीं है, मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। कुछ लोहा होता है, कुछ और मटेरियल होते हैं, तो उसे हम लौह अयस्क कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मोटे तौर पे लौह अयस्क 4 प्रकार के हो सकते हैं। उनके नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन और पाया जाता है। अभी राजस्थान में भी ये 2 ही मिले हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी बाफ्ता अवार्ड्स 2000 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर होगा सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पे। पहले हम बात करते हैं बाफ्ता अवार्ड्स की। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इनकी शुरुआत हुई थी 1949 में और नाम से पता चल रहा है किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक अवार्ड है। कहां दिए जाते हैं, तो लंदन में दिए जाते हैं। 2024 में ये इसका 77वां नंबर का एडिशन है। तो आपके जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स होंगे ना, वही मैं आपको कराऊंगा, फालतू चीजें नहीं कराऊंगा। ये 4 पॉइंट आप याद रख लो, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही है इसमें, तो ओपेनहाइमर रही है। इस फिल्म ने 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बताया सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन रही है पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए। और ये जो पुअर थिंग्स मूवी है इसने भी अवार्ड जीते, मतलब 5 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन रहे ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अब फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इसरो ने। और देखो वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो इनसेट 3DS क्या है, ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब ये मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम संबंधी जानकारी देने का काम करेगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह की हमने 2013 में इनसेट 3D और 2016 में इनसेट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो ये उनको सपोर्ट करेगी, मतलब उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उनके काम करने की जो क्षमता है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है ये उसको बढ़ा देगी। और हमने इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया, GSLV F-14 से। कहां से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। वैसे मैंने आपको बताया था हमने इस तरह की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी वो थी इनसेट 1B, उसको हमने 1983 में लॉन्च किया था। और ये जो हमने GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है ना, मैं आपको बता दूं कि इस GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो का नॉटी बॉय भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार इसने हमारे मिशन को फेल कर दिया, इसीलिए कहते हैं। पर इस बार ये चला गया, फेल नहीं हुआ। फिर बताओ अभी हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम, अभी 2024 में इसका 16वां संस्करण हुआ। कहां पे, काठमांडू नेपाल में। और इसकी थीम थी एक और दुनिया संभव है। अच्छा, काठमांडू से आपको कुछ याद आता है क्या, यहाँ पे किसी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के
संबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये श्री कल्की धाम मंदिर ये 5 एकड़ के परिसर में बनेगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग मंदिर होंगे, गर्भगृह होंगे। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो कलयुग में होगा, भगवान कल्की के रूप में होगा। और इस मंदिर की अगर बात करें, इस मंदिर का जो शिखर होगा उसकी ऊंचाई होगी 108 फुट। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ढाका में। तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यू तिरोट सिंह की बात करें, ये कौन थे? तो ये खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। वे एक आदिवासी मुखिया थे। उन्हें मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में भी जाना जाता है और उनकी मृत्यु को मेघालय में न्यू तिरोट सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये खासी पहाड़ियों से एक प्रश्न बन सकता है बहुत प्यारा आपके एग्जाम में, कि खासी पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा मेघालय। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो अभी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए नए स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है या स्टेट आइकॉन बनाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो आंसर होगा जैन धर्म। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना के माध्यम से उन्होंने समाधि प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि 1968 में 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये एक टर्म आपने सुना, सल्लेखना, तो ये क्या होती है सल्लेखना प्रथा? ध्यान से समझो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भोजन और जल वगैरह जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनसे परहेज करते हैं और मृत्यु तक वो उपवास में रहते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। तो इसे कहते हैं सल्लेखना प्रथा। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, क्योंकि अभी ये चर्चा में आ गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में हुआ था। कर्नाटक में जन्म हुआ, समाधि ली छत्तीसगढ़ में, और सल्लेखना शब्द, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और इनका नाम याद रखना। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। तो जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऋषभ देव को। जैन धर्म में 2 ब्रांचेज हैं, 2 भाग है मुख्य रूप से, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो आचार्य जी थे जिन्होंने अभी समाधि ली है, वो दिगंबर साइड से थे। दिगंबर श्वेतांबर में आपको समझ में आता है ना, श्वेत अंबर नाम से क्लियर है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर मतलब जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राकृत भाषा। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे उनका नाम है महावीर स्वामी। तो ये आप ध्यान में रखना।